अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। गुजरात के बाद दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दौरे की सफलता को लेकर जानकारी दी और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं, लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई इंडस्ट्री और एग्री के क्षेत्र में भी लोग काम करना चाहते हैं। और बड़ा एक उत्साहपूर्ण ये अहमदाबाद की बैठक रही, जिसमें 50 से भी अधिक उद्योग समूह के लोगों ने वहाँ पर निवेशों पर करार किया है। सर, आज 2 नवंबर है और विश्व हिंदू परिषद इस हुतात्मा दिवस मना के आज ही के दिन राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी, कार सेवकों पर उस, और राम मंदिर निर्माण अब हो रहा है 22 तारीख को, इसकी प्राण प्रतिष्ठा है। उस दिन को आप किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो सभी राम भक्तों के लिए, सभी राष्ट्र भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और हर राम भक्त और राष्ट्र भक्त उस दिन चाहेंगे कि वो इस खूबसूरत पल, ऐतिहासिक पल के और बहुत ही श्रद्धा से भरे हुए उस दिन के साक्षी बने और सभी लोग राम मंदिर को अपने सामने बनते हुए देखना चाहते थे। और राम मंदिर का जो सपना था वो हर एक भारतवासी के मन में था और सबने नारा भी लगाया था जब कार सेवा करी थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन सभी का ये सपना साकार हो रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि केवल क्या बीजेपी के लिए मंदिर बना है, बाकियों को नहीं बुलाया जा रहा है। अब देखिए, ऐसा है कि जो भी वहाँ जाना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। भगवान रामलला के दरबार में जो भी जाना चाहेगा वो जाएगा। सर, मिजोरम के लिए सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि बीजेपी और संघ दोनों ही देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 55 से 60 सालों तक सरकार चलाई है और देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया है, हमेशा वोटों की राजनीति की है। देश के अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, सबके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, न्याय के आधार पर काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बेतुकी बातें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर पहुंचे और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी को याद किया, तो साथ ही वहां चरखा भी चलाना सीखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय गुजरात अहमदाबाद दौरे पर आज प्रातः मुख्यमंत्री धामी ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें बाबा केदार का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान उनसे प्रवासी उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग हेतु अनुरोध किया।
तो साथ ही दोनों राज्यों में गतिमान विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर उन्हें देवभूमि भ्रमण हेतु आमंत्रित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, साबरमती नदी पर निर्मित अटल ब्रिज बेहतरीन इंजीनियरिंग और सैकड़ों श्रमिकों के अथक परिश्रम का प्रतीक है। ये उत्कृष्ट ब्रिज गुजरात के विकास मॉडल की शानदार मिसाल है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों का विकास तेजी के साथ किया जा रहा है और भविष्य में राज्य में भी विभिन्न नदियों पर रिवर फ्रंट को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड में उद्यान विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। पिछले दिनों उद्यान विभाग में हुए घोटाले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, जिससे विभाग में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि उद्यान निदेशक बवेजा के साथ अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इस पूरे प्रकरण पर विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल मंत्री गणेश जोशी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उनकी विभागीय जांच का क्या हुआ। उधर सत्ता पक्ष पर हमलावर विपक्ष ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा मांगा। विपक्ष ने कहा कि मामले में तब सीबीआई जांच हो रही है जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, विभागीय मंत्री आज तक क्या कर रहे थे, उनकी नाक के नीचे सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया, वो मूक दर्शक बने रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अभी से सरगर्मियां बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसी बीच नैनीताल से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का नाम निकलकर सामने आया। अरविंद पांडे नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों ही जगह आजकल खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री के समर्थकों ने अरविंद पांडे के लिए नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग की है और इसी बीच अरविंद पांडे के इस ऐलान से अब सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल खुद अरविंद पांडे अपनी दावेदारी से इनकार नहीं कर रहे हैं। बता दें, अरविंद पांडे विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वो है कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की होगी। धन्यवाद। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के साथ ही 6000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। उधर कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले का पुरानी पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे संगठन ने स्वागत किया। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की मांगे उठ रही थी और मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से हरियाणा ने भी इसको पास किया और हमने भी जो 1 अक्टूबर 2005 से पहले के जो हमारे कर्मचारीगण हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनको एक 3 महीने के लिए उनको एक हमने समय अवधि दी है जिसमें वो ऑप्शन अपना देंगे और उसके बाद हमारे लगभग 7000 लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि हमारे वो लोग भी इसमें आच्छादित होंगे जो लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे और सरकार ने उस पर अपना एक बहुत बढ़िया एक अच्छा निर्णय उस पर लिया। देखिए, अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी वो पहले से ही ओल्ड पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार इस बात को कहकर अपनी झूठी तारीफ कर रही है। बात वो है कि जो नियुक्तियां, जो विज्ञापन अक्टूबर 2005 से निकला, शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला है जिसमें
अक्टूबर 2005 से रिजल्ट भी निकल गया। कुछ जिलों में आचार संहिता होने के कारण, अन्य कारणों से उनको नियुक्ति अक्टूबर 2005 के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में या 10-15 दिन बाद दी गई। लेकिन उनका जो रिजल्ट था या जो विज्ञप्ति थी वो पहले निकल चुकी थी। तो उन सब लोगों को पहले से ही सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहिए था। सरकार ये सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही कर रही है। उन लोगों ने एक लंबा संघर्ष, एक लंबा आंदोलन, बहुत सारे चक्कर लगाए इस बात के लिए, सरकार को समझाने के लिए कि भाई हमारी नियुक्ति तो पहले हो चुकी है। जो ज्वाइनिंग देने में देरी की गई कुछ जिलों में या कुछ जगहों पर, वो यार नियुक्ति हमारी पहले हो चुकी है, अक्टूबर 2005 से पहले हो चुकी है हमारी नियुक्ति, तो हमें तो ओल्ड पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। उसमें भी सरकार ने उनसे ऑप्शन रखा कि आप ओल्ड पेंशन लेना चाहते हैं या नए हिसाब से लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन ही लेंगे। और कांग्रेस तो हमेशा ये कहती है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम वृद्धा पेंशन लगा रहे हैं। एक बेरोजगार वृद्ध जो 60 साल से ज़्यादा का हो जाता है, उसका शरीर जब काम करना कम कर देता है, तो हम जो है उसको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं कि ताकि उसकी मदद हो सके। दूसरी तरफ जो कर्मचारी 60 साल तक काम करता है, नौकरी कर रहा है सरकारी, जिसका और कोई व्यवसाय नहीं है, वो जब रिटायर होता है तो उसकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ये झूठी वाहवाही लूट रही है और ओल्ड पेंशन को पूर्ण रूप से बहाल कर। पीसीसी चीफ करण माहरा ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर सीबीआई के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा, एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों से जांच कर रही है, लेकिन जिन मामलों में घोटाले की बू आ रही है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया कि अलग अलग भर्ती प्रकरण में एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे यह साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। पीसीसी चीफ ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से एमआरआई की रिपोर्ट सीडी में बनाकर दी जा रही है, जिसकी अगर बाहर से फिल्म प्रिंटिंग की जाए तो 1000 रुपए लिया जा रहा है, जबकि एम्स द्वारा एमआरआई के लिए फिल्में खरीदी गई। उन्होंने कहा, ऐसे तथ्यों पर सीबीआई कुछ नहीं कह रही, जबकि सीबीआई विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। जिन लोगों की भर्ती को लेकर शंका उत्पन्न हुई थी, पहले उन्हीं की भर्तियां हुई और टॉपर्स भी बन गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूची पहले जारी कर दी गई उसी सूची में से 95% से ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए, एक ही स्टेट के कैसे हो गए, जबकि उससे पहले जो भर्ती प्रोसेस हुई थी उसमें एक भी आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोबारा भर्ती की हुई, उसमें राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए। ये कैसे हुआ? एक ही स्टेट के इतने लोग कैसे आ सकते हैं? ऑल इंडिया के बेसिस पे एग्जाम था। दूसरा, 54 साल की एक महिला का अपॉइंटमेंट कर दिया, जिसको खुद हेल्थ डिपार्टमेंट ने माना है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो घोटाला था। जो वहां के बड़े अधिकारी, उन्हीं के रिश्तेदार, नातेदार, उनसे संपर्क रखने वाले लोगों की उसमें नौकरी लगी। सीबीआई ने 3 साल से क्यों कोई कुछ कार्रवाई नहीं की? जबकि केवल खरीद फरोख्त में उन्होंने जांच की, उसमें कुछ गड़बड़ियां भी पाई, तो किसी भी अधिकारी का अभी तक जेल क्यों नहीं? दूसरी तरफ जो नेता लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत हो रही है। केजरीवाल के मंत्री जी को जेल हो गई, संजय सिंह को जेल कर दी। राजस्थान में जैसे ही उनकी लिस्ट जारी हुई कैंडिडेट्स की, गहलोत साहब के बेटे के पास एजेंसी पहुंच जाती है। राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम घोषित होते ही उत्तराखंड के किसानों को जल्द गन्ना मूल्य घोषित होने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश में इस बार गन्ने के दाम में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात करें हरिद्वार जिले में, तो यहां सबसे ज्यादा 1,10,000 गन्ना किसान हैं, जो कि इकबालपुर, लिबरहेड़ी, लक्सर एवं ज्वालापुर गन्ना समिति के माध्यम से लक्सर, इकबालपुर, लिबरहेड़ी और देहरादून जनपद के डोईवाला चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति करते हैं। पिछले साल भी हरिद्वार जिले के किसानों ने चीनी मिल को 3.25 करोड़ कुंतल गन्ने की आपूर्ति की थी। तो वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, यह सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति कतई भी गंभीर नहीं है। न सरकार संवेदनशील है और न ही गन्ने का दाम बढ़ाना चाह रही है।
उन्होंने कहा, धामी सरकार किसानों की भावनाओं से खेलने वाली सरकार है। जो है उत्तराखंड में भी इस तरह ये सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति कतई गंभीर नहीं है, न सरकार संवेदनशील है, न सरकार गन्ना किसानों का दाम बढ़ाना चाह रही है, न धान का एमएसपी बढ़ाना चाह रही है, न धान की छीजेज को रोकना चाहती है, न धान खरीद करना चाहती है। आप देखें मंडियों में क्या हालत हो रही है किसानों की। ये हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है वो किसानों का उत्पीड़न करने वाली सरकार है और किसानों की भावनाओं से खेलने। रुद्रपुर में पिछले साल व्यापारियों को रोडवेज के सामने से G20 के नाम पर अतिक्रमण की बात कहकर हटा दिया गया था। तब मेयर रामपाल सिंह व्यापारियों के हितैषी बनकर व्यापारियों के साथ धरने पर बैठे थे, लेकिन महापौर रामपाल ने ही अब व्यापारियों के साथ खेल कर दिया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि वे हमारे साथ धरने पर बैठने का दिखावा करते रहे और दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले गांधी पार्क का टेंडर कर दिया। उनका कहना है ये लोग अब तक व्यापारियों को आश्वासन देते रहे कि जो हमारे पुराने निर्धारित स्थल हैं वहीं पर हम बैठेंगे, लेकिन अब व्यापारियों की ओर से करो या मरो की लड़ाई होगी। जब तक प्रशासन हमें जगह उपलब्ध नहीं करा देता तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। 2 महीने होने को आ गए। हमारे व्यापारी बेचारे बहुत परेशान हैं। बार बार व्यापारियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कभी कहीं ले जाकर फुटबॉल की तरफ कोई किक मारता है, कभी कोई किक मारता है। हमारे व्यापारी तो लगातार तमाशा देख रहे हैं कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, और सब लोगों ने कर दिया। हमारे व्यापारियों के अंदर फूट पैदा करने की कोशिश करी, हमारे को तथाकथित लोगों ने। ये तो हमारे व्यापारी उन सब चीजों को लांग कर अब बाहर निकल आए। इन्होंने कहा जिएंगे भी, मरेंगे भी यही मरेंगे, अब जो भी करेंगे यहीं पर करेंगे। आखिर हमारा भी तो करवा चौथ है, हमारी भी तो दिवाली है, हमारी भी तो छठ पूजा है, हमारे सारे त्योहार हैं। क्यों नहीं हमारे त्योहार पर हमें कुछ बसाने का करा जाता है? हम यहाँ पर अस्थायी रूप से बैठे, स्थायी नहीं है। हमसे कहा जा रहा है स्थायी बनेगा। अरे भाई कब बनेगा और हम कब जाएंगे? जब तक वो आधे लोग भूखे मर जाएंगे हमारे व्यापारी। तो हमारा कहना ये है कि जैसे बाजार के अंदर हमने सफेद पट्टी के पीछे जो व्यापारी काम कर रहे हैं, जो फड़ वाले काम कर रहे हैं, ठेले वाले काम कर रहे हैं, ऐसे हम भी सफेद पट्टी के पीछे बैठे हुए। हम सफेद पट्टी के पीछे बैठकर अपना रोजगार करेंगे। जिस दिन हमारा स्थायी रूप से बन जाएगा हम भी यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों के साथ छल कपट बेईमानी की जा रही है, हमारे लोग गुमराह करा जा रहा है। आज उससे बाहर निकलकर हमारे लोगों ने हम दीपावली मनाएंगे और छठ पूजा मनाएंगे। तो आज मैं इनके साथ हूँ, पहले भी इनके साथ था और आगे भी इनके साथ रहेंगे। ये जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख को हमारी दुकानें तोड़ी गई थी। आज करीब 8 महीने हो गए, लेकिन हमें कहीं भी इनके द्वारा पुनर्वास नहीं किया गया, जबकि ये कहा गया था कि पुनर्वास किया जा रहा है। और जिसमें एक 17 तारीख को दुकानें टूटने के उपरांत 19 तारीख को मेयर के द्वारा बोर्ड की बैठक में भी प्रस्ताव पारित किया गया था, जो लेटर जिलाधिकारी को लिखा गया था। लेकिन 7 महीने के बाद वो लेटर भी आज तक जिलाधिकारी का नहीं पहुंचा है। इसकी सूचना हमें RTI मिली है, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने वो निर्णय लिया है कि जब तक यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होता हम लोग यहाँ पे अस्थायी रूप से बस गए हैं। ठीक है, अब हमें प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ा। और अभी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें कहीं ना कहीं बैठा दिया जाए। जहाँ भी हम प्रशासन से कहते हैं या मेयर साहब से कहते हैं तो वो ये कहते हैं हमारी यहाँ लाखों की करोड़ों की मीटिंग है, यहाँ आपको नहीं मिल सकती। जबकि ये देखिए पीछे शराब की दुकान का बना दिया गया है, बिना अनुमति के दुकान का बना दिया गया है। तो इस तरीके हमारे लिए कुछ नहीं है, यानी कि जनता के लिए कुछ नहीं है, और लोगों के लिए नियम की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कराया जा रहा है पीछे। बस हमारी यही मांग है कि हमें दुकानें दी जाएं। इसी के क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे अस्थायी रूप से दुकानें। हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार में आज कृषक महोत्सव रवि का शुभारंभ किया गया। यहां पहुंची काबीना मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही प्रत्येक न्याय पंचायत पर किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि गोष्ठी के माध्यम से किसानों को उनके हर प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा, तो साथ ही वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार वे अपनी जीविका को बढ़ा सकते हैं इसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं हल्द्वानी से 8 विकास खंडों में रथ भेजे गए हैं जो किसानों की समस्याओं का निर्वहन करेंगे और उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आज हल्द्वानी ब्लॉक में कृषि महोत्सव रवि की आज शुभारंभ किया गया है और इसके रथों को जो है हर न्याय पंचायत स्तर पर जाने के लिए जो है आज उनको हरी झंडी दिखाई गई है। और आज जितने भी हमारे किसान अन्नदाता आज यहाँ पर उस गोष्ठी में उपस्थित रहे हैं, आज उनको अपने
किसानी के संदर्भ में जो उनके विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करने का भी एक गोष्ठी रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कृषि महोत्सव निश्चित रूप से जो कि बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ ही सरकार की जो अन्नदाताओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए, और साथ ही जो हमारे अन्नदाता हैं उनको व्यावहारिक रूप से फसल उत्पादन करने में उनको क्या दिक्कतें महसूस होती है समय के अनुसार, तो उसको भी जानने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है ये कृषि विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित है। तो मुझे लगता है इसकी गंभीरता हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये जी देखिए, आज नैनीताल जनपद की कृषक महोत्सव का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। रवि की जो फसल होती है 2023 की, तो इसमें जो है 8 विकास खंड में 8 रथ प्रचार प्रसार के लिए आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई। तो इन रथों द्वारा जो है वो 8 विकासखंड में, प्रत्येक विकासखंड के न्याय पंचायतों में ये रथ वहाँ पर घुमाया जाएगा, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का बीज और अच्छी गुणवत्ता में जो मिट्टी में जो भी कमी होती है पोषक तत्वों के भरपाई के लिए आज इस रथ को रवाना किया गया। कृषक महोत्सव 2023 में विभाग द्वारा काफ़ी काम कराए गए हैं। सिर्फ मेरी जिला पंचायत में लगभग 5000 मीटर कृषि विभाग द्वारा फेंसिंग, जाली जानवरों को रोकने को, जो मेरे आनंदपुर, धनपुरी, देवलचौड़ ये गांव हैं, इनमें कृषि विभाग द्वारा काफ़ी कार्य कराए गए हैं। आज में मंत्री जी आए थे हमारे ब्लॉक हल्द्वानी में, मैं उनका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और सरकार हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी ये कार्य होते रहे। विभाग द्वारा दवाइयाँ, कृषि के यंत्र, कई सामान विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। मंत्री जी ने अभी मीटिंग में बताया क्या क्या कार्य कृषि विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस किसानों को कई चीज़ पर 70 से 90% तक की कृषि यंत्रों में 50% तक की छूट है। किसान अपनी छूट का फायदा ले सकता है, यही है। रुद्रपुर में युवा कल्याण विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार को विजिलेंस टीम ने पीआरडी जवान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने ड्यूटी लगाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। जवान ने विजिलेंस कार्यालय में शिकायत की थी कि उसने प्रशासनिक अधिकारी से ड्यूटी लगाने का निवेदन किया था। अश्विनी ने ड्यूटी लगाने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत मांगी थी और इसके बाद 10,000 रुपए में मान गया और उसकी ड्यूटी अक्टूबर में जिला आबकारी कार्यालय रुद्रपुर में लगा दी गई। विजिलेंस के सीओ अनिल सिंह मनराल ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। अश्विनी को जवान से 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अश्विनी कुमार मूल रूप से बंदायूं का निवासी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अश्विनी कुमार जी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मुझसे 15,000 रुपये मांगे थे ड्यूटी के वक्त में कि अगर गदरपुर ड्यूटी करनी है तो 15,000 दो। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर 15,000 तो नहीं हो पाएगा, 10,000 कर दूँगा, जिसमें आज मैंने 10,000 उनको दिया, जो ऑफिस में रंगों हाथे पकड़े गए हैं विजिलेंस टीम से। कब से? 3 महीने से घर पे था, उन्होंने हटा दिया था ज़बरदस्ती कि तू हट जा। फिर मैं उनके पास आया, जब से वो मांगे जा रहे थे और मेरे पास पैसे नहीं थे कि दूँ, तो उन्होंने कहा कि जब तक नहीं देगा जब तक मैं नहीं लगाऊंगा। फिर अभी 10 दिन पहले मुझे आबकारी विभाग में लगाया था। उसके बाद गदरपुर थाने की ड्यूटी आई थी, तो मैंने उनसे कहा सर वहाँ लगा दो, गदरपुर थाने में लोकल में रहूँगा, यहाँ आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है 15,000 दे दो, वहाँ करवा दूँगा। मैंने कहा सर 15 नहीं है 10 है, तो कहना चल ठीक है 10 दे देना। तो जो आज दिया है विजिलेंस टीम के साथ। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।